संसद ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने ध्वनि मत से इसको पारित किया और इस तरह से आईबीसी 2016 में कुल 12 संशोधनों को पारित कर दिया गया, जिसमें से कि 11 संशोधन जो है, कुल 12 संशोधन थे, जिसमें से कि 11 संशोधन अगर आप देखेंगे तो वो सेलेक्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पर किए गए हैं और एक संशोधन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो प्रक्रियात्मक देरी होती थी किसी कंपनी के दिवाला घोषित होने में और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के पूरे मामले में, और साथ साथ जो कानूनी व्याख्या करने में, जो कानूनी जो भाषा होती थी उसकी वजह से जो व्याख्यात्मक समस्या आती थी, इसका निराकरण किया जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुल 11 संशोधन जो किए गए हैं वो सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश ने कहा कि इसको संशोधित किया जाना चाहिए और एक सरकार के द्वारा किया गया है। सेलेक्ट कमेटी विशेष तौर पर जो संसद की एक विशेष कमेटी होती है जो विधेयकों की जांच करती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें इस संशोधन में प्रमुख जो फोकस है वो किस बात पर था। साथ साथ ये फैक्ट याद रखेंगे आप कि संसद द्वारा इसको पारित किया गया है, राज्यसभा की मंजूरी मिली है, किससे? तो ध्वनि मत से इसको पारित किया गया है। अब इसमें जो प्रक्रियात्मक देरी है उसको कम करना, व्याख्यात्मक समस्या का समाधान और दिवालिया जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको मजबूत बनाना है। अब इसमें बेसिकली जो सुधार किया गया है वो सुधार किसमें किया जाएगा? तो आईबीसी में जो 2016 का जो मेन मूल था कानून, उसमें सुधार करने की बात की गई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगस्त 2025 में, यानी कि 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया था। फिर अगस्त के लास्ट में ही सेलेक्ट कमेटी के पास इसको भेजा गया था और 17 दिसंबर 2025 को बैजयंत पांडा नाम था उनका, जो चेयरमैन थे सेलेक्ट कमेटी के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। फिर मार्च 2026 में आप देखेंगे कि जो संशोधन थे उन संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई और 30 मार्च को इसको लोकसभा में जब प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा से ये पास हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है और इस तरह से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। अब सवाल उठता है कि संसद ने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2026 था, अब ये पारित हो गया है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, अब ये कानून भी हो जाएगा। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी होती क्या है उसको समझ लें, फिर आएंगे मूल बिंदुओं पर। देखिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी कंपनी को खोलने के लिए बैंक से पैसा लिया, 10 लाख रुपए मान लीजिए या 1 करोड़ रुपए मान लीजिए उसने ले लिया। अब वो इस कर्ज को चुकता न कर पाने की स्थिति में है, उसकी कंपनी किसी समस्या में आ जाती है। हालांकि उसकी कंपनी मान लीजिए कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, लेकिन किसी विशेष समस्या की वजह से वो उस कर्ज को चुका पाने में अक्षम है। तो ऐसी दशा में ये जो कंडीशन होती है वो इंसॉल्वेंसी की स्थिति होती है, एक विशेष समस्या की तरफ ये इंगित करती है। लेकिन बैंकरप्सी का मतलब अगर वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि उसको बैंकरप्ट घोषित करना, अब कोर्ट के द्वारा उसको अगर कानून के माध्यम से बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा, दिवालिया जिसको बोलते हैं, दिवाला घोषित हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बैंकरप्सी हो गई। तो यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, यानी कि इंसॉल्वेंसी एक समस्या है और बैंकरप्सी एक कानूनी प्रोविजन है। अब दिवाला और शोधन अक्षमता जो संहिता 2016 में है, सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब ये आईबीसी सबसे पहले 2016 में आया, जिसमें अभी संशोधन की बात की जा रही है, बेसिकली इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि टीके विश्वनाथन समिति ने 2014 में एक मसौदा तैयार किया और जो भी दिवाला कानून थे वो बिखरे हुए थे। सबसे पहले जरूरत तो ये थी कि इन दिवाला कानूनों को एक जगह संहिताबद्ध किया जाए, एकीकृत किया जाए। इसके अलावा एक मजबूत संस्थागत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती थी, किसी भी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की जो प्रोसेस थी वो 10-10, 12-12 साल चलती थी। मान लीजिए कि कोई कंपनी दिवालिया घोषित करना है उसको, अगर वो मामला कोर्ट में गया तो लंबित होता था मामला, बहुत लंबा टाइम लगता था। साथ साथ बहुत सी ऐसी कंपनी थी जो संकटग्रस्त है, उसको बचाना भी एक कदम हो सकता है, यानी कि उस कंपनी को सिर्फ इसलिए पूरी तरह से तितर बितर कर देना कि वो कंपनी कर्ज नहीं दे पाई, ये भी ठीक नहीं है। तो किसी कंपनी को बचाना, फिर उसका पुनर्गठन भी किया जा सकता है। इन सारी जरूरतों के लिहाज से ये चीज यहाँ पर विचार किया गया कि एक समयबद्ध ऐसा तंत्र बनाया जाए कि समयबद्ध तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो इसलिए टीके विश्वनाथन समिति ने 2014 में जो मसौदा सौंपा, उसके बाद आप देखेंगे कि आईबीसी 2016 जो है वो अस्तित्व में आता है, यानी कि संसद ने जो इसको एक अमली जामा पहना दिया। अब वहां पर समय समय पर इसकी बहुत सारी चुनौतियां मौजूद रही, जैसे कि विलंब अभी भी होता था, बहुत से ऐसे मामले होते थे, मामलों की जो भारी बैकलॉग तैयार हो गई थी, तो उसको निराकरण करने के लिए इसमें और ज्यादा संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो इसीलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो ये संशोधन किया गया। अब इस संशोधन में देखेंगे तो ये आईबीसी 2016 में ये 7वां संशोधन है, याद रखिएगा। अभी इसमें इस 7वें संशोधन में
कुल 12 विशिष्ट सुधार शामिल हैं, जिसका जिक्र शुरू में ही किया गया है, जिसमें से कि इस 12 संशोधन में 11 सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर है और एक सरकार के द्वारा। अब बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो देरी हो रही है उस देरी को कम करना, त्वरित केस की स्वीकृति, यानी कि जो इस तरह की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड जो केस हैं उसमें अदालतों में चूंकि जल्दी स्वीकार करने की व्यवस्था बने, इस मामले को जल्दी निराकरण इसका किया जा सके और इसमें पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। इसके लिए अब वर्तमान संशोधन की बात करें कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या इसमें मुख्य तौर पर संशोधन किया गया है। अब इसके मुख्य बिंदुओं में देखें तो पहला संशोधन यही है, इसमें एक लुक बैक पीरियड की व्यवस्था की गई है। जो पहले 1 साल था उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। लुक बैक पीरियड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दरअसल कोई एक ऐसी अवधि होती है, लुक बैक पीरियड का मतलब कि कोई भी कंपनी अगर वो उस इस तरह का प्रोसेस, अगर इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी का प्रोसेस है, उसमें यह देखा जाएगा कि ये कंपनी जो पिछली अवधि रही है, जो कि पहले 1 साल था बढ़ा के उसको 2 साल किया गया है, उस अवधि में उसने अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस कितने किए हैं। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा दिवालिया होने से पूर्व किए गए संदिग्ध लेन देन को कहते हैं अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन। जब कंपनी दिवालिया हो रही है तो उससे 1 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई कंपनी है, अगर 18 महीने पहले उसने कोई जमीन 1 करोड़ रुपए में अपने सगे रिश्तेदार को दे दी, क्योंकि वो जान रही है कंपनी कि अब उसको दिवालिया हो जाना है, तो अब इसमें 18 महीने पहले का भी मामला है तो उसको देखा जाएगा। आईबीसी अब वो सौदा रद्द कर सकती है और वो जमीन वापस लेके उस कंपनी से, जिस भी कंपनी को नेक्स्ट दिया जाएगा उसका संचालन करने के लिए, उसको सौंप सकती है। यानी कि जो अब तक 1 साल पहले के संदिग्ध मामले देखे जाते थे, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब उसको कर दिया गया है 2 साल, जिसको लुक बैक पीरियड कहते हैं। दूसरा ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, एक कमेटी, ये क्या है सीओसी, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले सीओसी को अब लिखित में कारण बताना होगा, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कारण को अब लिखित में बताना होगा। ये कमेटी क्या है? तो यही वो कमेटी है जो अंतिम फैसला करती है दिवालिया कंपनी को कौन खरीदेगा और कौन उसको संचालित करेगा। तो अब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का फैसला, यानी उस कंपनी को कौन खरीदेगा, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है, इसका फैसला अगर सीओसी करती है यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स करती है, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ये बताएगी कि अगर ए को हमने ये दिया है, ये अधिकार दिया है, तो किस बेस पर दिया है और बी को क्यों नहीं दिया गया है, तो इसका कारण वो लिखित में स्पष्ट करेगी ताकि इसमें पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। तीसरी बात यह है कि त्वरित समाधान करने के लिए यह कहा गया है कि 14 दिन में जो केस है उसको एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह का जो भी केस होगा उसको 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना होगा और रिजोल्यूशन प्लान 30 दिन में उसको मंजूरी देनी होगी और CIIRP जो प्रोसेस है वो 150 दिन में कंप्लीट करना होगा। अब देखिए CIIRP प्रोसेस क्या है? तो दरअसल कोर्ट के बाहर दिवाला होने के समाधान का जो तरीका होता है उसको कहते हैं क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको कि CIIRP कहा जा रहा है। बेसिकली बैंक या लेनदार सीधे अब एनसीएलटी कोर्ट में न जाकर बल्कि दिवाला प्रक्रिया कोर्ट के बाहर भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 बैंक हैं, ए, बी और सी। एक ने 40 करोड़, एक ने 35 करोड़ और एक ने 25 करोड़, यानी कुल 100 करोड़ रुपए जो है तीनों के पास, तीनों की देनदारी है। अब तीनों के द्वारा दिया गया जो दी गई राशि है वो कितनी है? वो 100 करोड़ रुपए है। अब इसमें लेनदारों की अगर सहमति बन जाती है 51% लेनदारों की, जो कि राशि के आधार पर तय होगा। 100 करोड़ में से अगर 51 प्लस करोड़ की लेनदारों के कंसेंट के बाद यह तय कर लिया जाएगा कि एनसीएलटी कोर्ट में गए बिना बाहर भी, कोर्ट के बाहर भी इसका समाधान हो सकता है, तो इसमें क्या होगा? यानी कि मान लीजिए ए और बी दोनों सहमत हो जाते हैं तो 40 और 35 करोड़ 75 करोड़ हो गया। टोटल 100 करोड़ था, 100 करोड़ में 75 करोड़ 51% से ज्यादा हो गया। तो ऐसी दशा में क्या होगा? CIIRP प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए यह तरीका है कि त्वरित समाधान के लिए हर बार कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट में वैसे ही जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, तो ये सुधार किया गया। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कंपनीज, अगर कई ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो उनको एक साथ उनका समाधान किया जा सकता है। क्रॉस बॉर्डर मामला है यानी विदेशों का मामला है तो उसको कैसे आसानी से किया जा सके, इसका प्रोविजन भी इसमें शामिल किया गया है। दुरुपयोग रोकना भी शामिल किया गया है, यानी कि बिना वजह दिवाला याचिका अगर कोई दाखिल करता है तो उस पर की जांच की जाएगी और अगर यह फॉल्स होगा तो उस पर 1 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानबूझ के इसलिए किया गया कि बिना कारण कोई दिवाला याचिका न दायर करे। IBBI यानी कि
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। साथ साथ सीओसी के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता लाई गई है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहला यही है कि समाधान प्रक्रिया और उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। त्वरित स्वीकृति और समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि केस की स्वीकृति 14 दिन में होगी, अनिवार्य कर दिया गया है। समाधान योजना को मंजूरी दिया गया है कि 30 दिन में इसके समाधान योजना को मंजूरी मिल जानी चाहिए और अपील का निपटान यानी अपील सेटलमेंट 3 महीने में होना चाहिए और 150 दिन में इसका पूर्ण समाधान होगा। ये बात तय कर दी गई है। और परिसमापन यानी लिक्विडेशन अवधि यदि समाधान विफल होता है तो 180 दिन के भीतर पूरा करना होगा। तो इस प्रोसेस को कैसे और ज्यादा तीव्र बनाया जा सके, इस पर जोर दिया गया है। शासन और नए नियम के तहत क्रेडिटर इन कंट्रोल यानी कि अगर कोई कंपनी, जैसा कि आपको बताया गया, जो सिचुएशन आपको CIIRP वाली कंडीशन बताई गई, उसमें मैनेजमेंट की स्थिति क्या होगी, तो मैनेजमेंट पुराना ही रहेगा, लेकिन उसमें एक आरपी का मतलब होता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा और वो क्या करेगा, उस मामले की निगरानी करेगा। यानी कि उस कंपनी की जमीन को खरीदना बेचना हुआ तो वो आरपी करेगा। तो इसी को कहा जा रहा है यहां पर क्रेडिटर इन कंट्रोल, यानी कि जो क्रेडिटर होगा उसका कंट्रोल होगा, यानी कि प्रबंधन पुराना रहेगा, लेकिन यहां पर एक आरपी जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। वो क्या करेगा, डिसीजन लेने वाले काम आरपी करेगा। यानी कि जो लेनदान होगा क्रेडिटर्स होंगे, वास्तविक नियंत्रण किसके पास होगा, क्रेडिटर्स के पास होगा। इस तरह से पूरा जो प्रबंधन होगा वो प्रभावित नहीं होगा। सीओसी की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, यानी सीओसी अब इसमें परिमापक की नियुक्ति कर सकेगा, निगरानी कर सकेगा, उसे हटाने का अधिकार होगा और दुरुपयोग पर भारी जुर्माना जो आपको बताया गया है, अगर बिना वैध कारण के कोई याचिका दाखिल करता है दिवालियेपन को लेकर तो 1 लाख से 2 करोड़ तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो ये तमाम इसमें प्रोविजन किए गए हैं ताकि इस प्रक्रिया को, इस जो प्रक्रियात्मक देरी है उससे निपटा जा सके, व्याख्यात्मक समस्या को हल किया जा सके। जैसे कि आपका बॉर्डर क्रॉस वाला मामला था, उसको भी आसान तरीके से यहाँ पर कानून को व्याख्यायित किया गया है और साथ साथ इसमें पारदर्शिता बढ़ाया जा सके। तो चलिए चलते हैं आगे और एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी, तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। कोर्स की खास बात यह है कि यह 14 महीने में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के सिलेबस को कवर करता है। साथ ही साथ आपको इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है वीडियोस के माध्यम से, साथ साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। इसके अलावा आपको टेस्ट भी देने को मिलते हैं। तो देखिए, इस सारी की सारी तैयारी आपकी होगी 34,999 में। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त छूट का लाभ भी आप उठा सकते हैं अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, AMITABH। कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके सारे फीचर्स इसके देख लीजिए। अगर आप उससे संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपकी तैयारी में ये सहयोगी है कोर्स, तो इसके लिए आप बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। एक बात और है, अगर कोई भी मन में आपके दुविधा हो तो 87501 हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए। और यहाँ पर जो फीस आप देंगे इस कोर्स को लेने के लिए, इन फ्यूचर अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सारी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोहरा लाभ हो रहा है। प्रश्न आज का है कि एवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के लिए लुक बैक पीरियड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो वर्तमान संशोधन है। यानी कि जो संशोधन विधेयक 2026 का पारित हो गया है, अब उसमें ये पीरियड कितना हो गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़ जाएं, आप सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से, वहां भी उपलब्ध है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।